डोडो टीवी। अभय गांव में रहने वाला एक आम आदमी। उम्र होगी यही कुछ 26-27 साल, लेकिन अपनी उम्र से भी ज्यादा बड़े सपने लेकर वो शहर आया था। शहर में उसके दोस्त रवि ने उसे आसरा दिया। रवि के घर में रहकर वो अपने लिए अच्छी नौकरी तलाश करता रहा, लेकिन महीना बीत जाने पर भी उसे नाकामयाबी ही हाथ लगी। एक शाम अभय और रवि घर पर बैठे शराब पी रहे थे। यार अभय, देख तुम मुझे गलत मत समझना, पर सच्चाई यही है कि हम जैसे हिंदी मीडियम से पढ़े लोगों के लिए इस शहर में कोई अच्छा काम है ही नहीं। अब मुझे ही ले ले। तुझे तो पता ही है कि कुछ साल पहले मैं भी तेरी तरह कुछ बड़ा ख्वाब लेकर इस शहर में आया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे भी तेरी ही तरह नाकामयाबी ही मिली। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्त कि तू वापस गांव लौट जा और वहां जाकर खेती बाड़ी कर। शहर में कुछ नहीं रखा है। यार रवि, बात तो तेरी 100% सही है, लेकिन क्या मुंह लेकर गांव जाऊंगा। दोस्तों से कहकर आया था कि शहर से कुछ बन के ही वापस लौटूंगा, लेकिन अगर हार मानकर वापस गया तो मैं एक मजाक बनकर रह जाऊंगा। इससे तो अच्छा है कि यहीं रहकर कोई छोटा मोटा काम कर लूं। रवि हंसते हुए बोला, भाई अगर ऐसी बात है तो तू मेरी तरह सेल्समैन की नौकरी क्यों नहीं कर लेता? मुझे तो बस घर घर जाकर सूरज छाप साबुन और साइकिल छाप अगरबत्ती बेचनी पड़ती है। बदले में महीने के 20,000 पगार और थोड़ा बहुत कमीशन अलग से मिल जाता है। हाँ, थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन कमाई अच्छी खासी हो जाती है। लेकिन तू लोगों को ये प्रोडक्ट कैसे बेचता है? भाई सब शब्दों का खेल है। बस प्रोडक्ट से ज्यादा कस्टमर की तारीफ करनी पड़ती है। फिर क्या, सारा सामान जादू की तरह हाथों हाथ बिक जाता है। और तू तो बात करने में उस्ताद है। ये काम तेरे लिए परफेक्ट है। तू इस काम में बहुत तरक्की कर सकता है। ठीक है रवि, तू मुझे काम दिलवा दे, लेकिन सुन, मुझे ये छोटे मोटे प्रोडक्ट नहीं बेचने हैं। मुझे कुछ ऐसा प्रोडक्ट देना जिसमें ज्यादा पैसे मिले। ठीक है यार, समझ ले तुझे नौकरी मिल गई। कल तू मेरे साथ मेरे ऑफिस चलना। अगले दिन ही अभय ने सेल्समैन की नौकरी ज्वाइन कर ली। अभय ऑफिस से एक बॉक्स लेकर घर आया। यार रवि, इस बॉक्स में क्या हो सकता है? क्या ये चीज मुझे ज्यादा पैसा कमाने में मदद कर सकती है? अभय ने बॉक्स खोला और उसके अंदर से एक चीज निकली। अब ये क्या है? प्रेत बाधा कवच? यार सच कहूं तो तेरी लॉटरी लगने वाली है। तूने कहा था ना कि तुझे कोई ऐसी चीज बेचनी है जिससे तू ज्यादा पैसे कमा सके, तो यही है वो चीज। देख भाई, ये साबुन और अगरबत्ती, इन सारी चीजों के दाम तो पहले से तय होते हैं, लेकिन ये प्रेत बाधा कवच एक ऐसी चीज है जिसे तू कितने भी दामों में अपनी मर्जी से बेच सकता है। हाँ, बशर्ते तू लोगों को अपनी बातों में फंसा सके। वो तो ठीक है, लेकिन मैं इसे बेचूंगा कहाँ? इस शहर में तो सब पढ़े लिखे लोग हैं। अगर मैं उन्हें ये बेचने गया तो वो चप्पलों से मेरी पिटाई कर देंगे। अब मैं क्या करूं यार? भाई तू फिक्र क्यों करता है? सुन मेरी बात, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक बस्ती है, प्रेम नगर। तू वहां जा। वो क्या है कि वहां रहने वाले ज्यादातर लोग गांव से आए हैं और बहुत से लोग पुराने ख्यालात के हैं। तू वहां अपना काम अच्छे से कर सकता है। समझ गया ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? यार रवि, पता नहीं तेरा कैसे शुक्रिया अदा करूं। तू मेरी इतनी मदद कर रहा है। बस एक बार ये सारा सामान अच्छी कीमत पे बिक जाए, फिर मैं तुझे एक शानदार पार्टी दूंगा। फिर शाम होते ही अभय एक बैग में वो प्रेत बाधा कवच लेकर प्रेम नगर पहुंच गया। शाम ढलने ही वाली थी। अचानक तेज हवाएं चलने लगी। रह रहकर बादल भी गरजने लगे। तेज बारिश होने के आसार लग रहे थे, लेकिन अभय ने भी ठान लिया था कि आया हूँ तो खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। एक न एक कवच तो बेच कर ही जाऊंगा। ये सोचता हुआ अभय आगे बढ़ रहा था, लेकिन बस्ती में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकला था।
अभय को थोड़ा आश्चर्य तो हुआ, लेकिन उसने अनुमान लगा लिया कि खराब मौसम के चलते सब घर के अंदर होंगे। वो आगे बढ़ता रहा। उसने बस्ती में सबसे पहले घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आदमी की आवाज आई। कौन है भाई, क्या चाहिए तुम्हें? सर, मेरा नाम अभय है। मैं एक सेल्समैन हूँ। मैं आपके लिए एक बड़े ही काम की चीज लेकर आया हूँ। नहीं, हमें नहीं चाहिए कोई भी चीज, तुम जाओ यहाँ से। सर, बस एक बार देख तो लीजिए, अगर पसंद ना आए तो मत लीजिएगा, कोई जबरदस्ती नहीं है। जशपाल दरवाजा खोलकर बाहर आया। दिखाओ कौन सी चीज दिखाना चाहते हो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। सर, ये देखिए, ये है प्रेत बाधा कवच। ये आपको किसी भी बुरी शक्ति जो आपका नुकसान कर सकती है उससे बचा सकता है। इस तरह अभय ने टूटे फूटे शब्दों में छोटा सा प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन जशपाल का गुस्से से भरा चेहरा देखकर अभय को पूरा यकीन हो गया कि जशपाल इसे बिल्कुल नहीं खरीदेगा। इससे पहले कि जशपाल मना करता, अभय अपना सामान लेकर वापस जाने लगा। तभी जशपाल ने एक शब्द कहा। कितने की है? ये सुनकर अभय के चेहरे पर जैसे खुशी की एक लहर दौड़ गई। सर देखिए, ऐसी चीजों की कीमत लगा पाना तो मुश्किल है, फिर भी आप इसके 2600 रुपए ही दे दीजिए। अभय जानता था कि वो आदमी उससे मोल भाव जरूर करेगा, इसलिए अभय ने पहले से ही 2 गुना दाम बताया। लेकिन उस आदमी ने तो एक शब्द भी नहीं कहा और तुरंत अपनी जेब से 2600 रुपए निकालकर अभय को दे दिए। अभय जशपाल को सामान बेचकर वहाँ से चला तो आया, लेकिन उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी आसानी से उसका सामान कैसे बिक गया। इसी तरह उसने उस बस्ती के 5-6 लोगों को वो कवच आसानी से बेच दिया। अभय बहुत खुश था। उसके अंदर एक आत्मविश्वास जाग उठा। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। अभय सिर छुपाने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। तभी उसने देखा कि घर का दरवाजा आधा खुला हुआ है। अभय बारिश से बचने के लिए सीधा घर के अंदर चला गया। अंदर हल्की रोशनी थी। घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। अभय को लगा कि घर पर कोई नहीं है, इसलिए वो दरवाजे पर खड़ा बारिश रुकने का इंतजार करने लगा। तभी पीछे से किसी की आवाज आई। कौन हो बेटा तुम? अभय ने जब पीछे मुड़कर देखा तो पीछे 40-42 साल का एक आदमी खड़ा था। जी, मैं सेल्समैन हूँ। वो बारिश तेज हो गई थी तो इसलिए यहाँ आ गया। मुझे लगा कि यहाँ कोई रहता नहीं होगा, इसलिए मैंने आवाज नहीं दिया। कोई बात नहीं बेटा, जब तक बारिश नहीं रुकती तुम अंदर आकर बैठ जाओ। अभय अंदर बैठ गया। वो आदमी भी अभय के सामने बैठा था। अभय ने मन ही मन सोचा, अब यहाँ आ ही गया हूँ तो क्यों ना आखिरी कवच इसे ही बेच दूं। अभय ने उस आदमी को कवच के बारे में बताया। अभय की बात सुनकर वो आदमी हंस पड़ा। नहीं बेटा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अरे सर, ले लीजिए, आपके बस्ती के बहुत से लोगों ने कवच खरीदा है, बस एक ही बचा है। मैं आपको बहुत कम दाम में दे दूंगा, बस 2600 रुपए में। अरे बेटा, वो लोग बहुत डरे हुए हैं, इसलिए उन्होंने तुमसे एक कवच खरीद लिया। वो क्या है ना कि कुछ दिन पहले इस बस्ती के किसी घर में कर्जे में डूबे एक पति और पत्नी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। बस्ती में रहने वाले कुछ लोगों ने उस पति और पत्नी की आत्मा को बस्ती में भटकते हुए देखा है, इसलिए डर के मारे वो तुमसे प्रेत बाधा कवच खरीद रहे हैं। लेकिन मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं है, और ये प्रेत बाधा कवच नकली है, किसी काम का नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। बेटा, अब तुमने कह ही दिया है तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। लाओ, मुझे वो कवच दे दो, क्या पता कल वो पति पत्नी की आत्मा मुझे भी दिख जाए। जी सर, लीजिए। ठीक है बेटा, तुम यहीं रुको, मैं पैसे लेकर आता हूँ। वो आदमी अंदर चला गया। अब अभय के चेहरे पर मुस्कान आ चुकी थी, क्योंकि उसका सारा कवच अच्छे दाम पर बिक चुका था। अभय बहुत देर तक इंतजार कर रहा था, पर वो आदमी पैसे लेकर बाहर नहीं आया। अभय उसे देखने अंदर गया। अंदर पहुंचकर अभय ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई।
अंदर उसी आदमी और उसकी पत्नी की लाश फांसी के फंदे से लटक रही थी। अभय उन्हें देखकर डर के मारे कांप उठा। तभी उन दोनों लाशों ने अपनी आंखें खोली और अभय के ऊपर कूद पड़े। अभय की चीख पूरी बस्ती में गूंज उठी। अगली सुबह रवि अभय को ढूंढता हुआ पुलिस वालों के साथ बस्ती में आया। कुछ लोगों के बताने पर रवि उस घर में गया जहां अभय रुका था, लेकिन उस घर में अभय का नामो निशान नहीं मिला। मिली तो बस वो प्रेत बाधा कवच। आधी रात का समय था। अविनाश अपनी कार से लौट रहा था। अविनाश एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। उसने हाल ही में शहर में थोड़ी दूर एक कॉलोनी में घर लिया है, जहां आसपास कुछ ही घर हैं। अविनाश को घर पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए वो हाईवे पर तेजी से कार चला रहा था। रास्ते में धुंध होने के कारण अविनाश बहुत कम दूरी तक ही देख पा रहा था। तभी अचानक उसकी कार से कोई टकराया। अविनाश घबरा गया। उसने ब्रेक लगाया और कार फिसलती हुई थोड़ी दूर पर जाकर रुक गई। अरे नहीं, ये आखिर था क्या जो मेरी कार से टकराया? कहीं वो कोई इंसान तो नहीं? मुझे जाकर देखना होगा। अविनाश डरा हुआ कार से नीचे उतरा और आसपास देखने लगा। अरे यहां तो बहुत अंधेरा है और ऊपर से धुंध, कुछ भी नहीं दिख रहा। जरूर कोई जानवर टकराया होगा। अरे नहीं, बहुत देर हो गई, मुझे ऐसे निकलना चाहिए। अविनाश अपनी कार स्टार्ट करके वहां से चला गया। फिर 4 दिन बाद अविनाश ऑफिस से घर लौटा। रात के कुछ 11 बजे थे। वो अपनी कार पार्क करके घर की तरफ जाने लगा। तभी उसने देखा कि एक पड़ोस के घर में ऊपर के कमरे की खिड़की से एक लड़की उसे घूर रही थी। अविनाश भी उस लड़की को देखकर मुस्कुराया और घर के अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उस लड़की की नजर अब भी अविनाश के दरवाजे की तरफ थी। रात के 1 बजे थे। अविनाश अपने कमरे में सो रहा था। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। अविनाश उठा और दरवाजे की तरफ गया। उसने दरवाजा खोला तो बाहर एक लड़का खड़ा था। कौन हो तुम? हेलो सर, मेरा नाम धीरज है। मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ। एक्चुअली मेरे घर का लॉक खराब हो गया है, दरवाजा नहीं खुल रहा। क्या आप मुझे कोई टूल्स दे सकते हैं जिससे मैं उसे खोल सकूं, प्लीज सर? अविनाश को धीरज पर शक हुआ। लेकिन वो लड़की तो अंदर है ना? लड़की? कौन लड़की? वही जो ऊपर के कमरे में। मैंने थोड़ी देर पहले उसे देखा था। आप मजाक तो नहीं कर रहे? मेरा घर तो मैंने किराए पर लिया है और अकेला ही रहता हूँ मैं। उस वक्त अविनाश के मन में कई सवाल उठे, लेकिन उसने सब सवालों को नजरअंदाज कर दिया। अच्छा ठीक है, तुम यही रुको, मैं टूल्स लेकर आता हूं। अविनाश टूल्स लेने अंदर गया। जब वो टूल्स लेकर वापस आया तो उसने देखा कि धीरज वहां नहीं था। उसने बाहर निकलकर चारों तरफ देखा, पर धीरज कहीं नजर नहीं आया। फिर अविनाश ने धीरज के घर की तरफ देखा। उसका दरवाजा बंद था। अविनाश को लगा कि धीरज अपने घर जा चुका है। अविनाश वापस अपने घर के अंदर जाने ही वाला था कि उसकी नजर ऊपर खिड़की पर गई। अविनाश ने देखा कि वो लड़की अब भी ऊपर कमरे की खिड़की से खड़ी उसे घूर रही है। अविनाश उसे देखकर सहम गया। तभी अचानक उस लड़की ने अविनाश की कार की तरफ इशारा किया और वहां से चली गई। अविनाश सच का पता लगाने धीरज के घर गया। उसके घर का दरवाजा बंद था। अविनाश ने बेल बजाई, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वो वापस जा ही रहा था, तभी कहीं से धीरज वहां आ गया। अविनाश धीरज को वहां देखकर चौंक गया। धीरज, तुम कहां चले गए थे? कोई लड़की तुम्हारे घर पर है, ऊपर वाले कमरे में। आप क्या बोल रहे हैं? अंदर कोई भी नहीं है। मेरा घर तो बाहर से बंद है। ठीक है, तो क्या मैं अंदर आकर देख सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं। धीरज ने टूल्स लिए और दरवाजे को खोला। फिर दोनों अंदर गए। घर में बहुत गंदगी थी। जगह जगह धूल जमी हुई थी और मकड़ी के जाले लटक रहे थे।
धीरज, यहाँ इतनी गंदगी क्यों है? ऐसा लग रहा है कि घर काफी दिनों से लॉक था। जी आपने सही कहा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर ही गया था, आज ही लौटा हूँ। अच्छा, क्या अब मैं ऊपर जाके देख सकता हूँ? हाँ आप देख सकते हैं, वहाँ कोई भी नहीं है। अविनाश ऊपर के कमरे की तरफ गया। उसने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा एक लड़की बेड पर बैठी हुई थी। अविनाश उसे देखकर घबरा गया। जी, आप हैं कौन और धीरज के घर पर क्या कर रही हैं? मेरा नाम नताशा है, मैं धीरज की पत्नी हूँ। लेकिन धीरज ने तो कहा कि वो इस घर में अकेले ही रहता है। धीरज ने ये तुमसे कब कहा? अभी थोड़ी देर पहले, वो यहाँ नीचे ही है। तुम झूठ बोल रहे हो। जी, क्या मतलब है आपका? धीरज की 4 दिन पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर अविनाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके कदम लड़खड़ाने लगे और वो डरकर नीचे की तरफ भागा। अविनाश जब नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि धीरज वहां नहीं है। फिर अचानक हवाएं चलने लगी। सारे खिड़की दरवाजे अपने आप ही एक दूसरे से टकराने लगे और एक भयानक हंसी पूरे घर में गूंज उठी। अविनाश मौका पाकर बाहर की तरफ भागा। वो अपने घर में जाने ही वाला था कि उसका दरवाजा भी बंद हो गया। फिर अविनाश घबराया हुआ एक सुनसान रास्ते पर निकल गया।